गाइस एंड वेलकम टू सॉल्व्सफेयर। आज मैं एक दोबारा क्वेश्चन लाया हूँ इंडस्ट्रीज़ का। तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 16 है। स्टडी फोटोग्राफ बी शोइंग अ ब्रिक वर्क्स एंड फिगर टू अ डायग्राम शोइंग मेन इनपुट्स फॉर ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री। तो यानी ये वो हमें अभी बता रहा है कि ये एक ब्रिक वर्क्स है, ब्रिक किल्न है। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 अदर फिजिकल इनपुट्स इन द 3 एम्प्टी बॉक्सेस। हमें इन 3 जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं इनमें 3 इनपुट्स लिखने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ब्रिक की मेकिंग में। अब वो कौन कौन से होते हैं? अब कोल एक यूज़ होता है, एक यूज़ होता है क्ले, एक यूज़ होता है वाटर। क्ले, कोल, वाटर, ये 3 सिंपल प्रोसेसर लिखने इनपुट्स लिखने हैं जो कि प्रोसेस में यूज़ होते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। टू एक्सप्लेन हाउ ब्रिक्स आर मेड। अब यहाँ हमें पूरा प्रोसेस बताना है कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं। अब उसके लिए आपको पहले समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं। ब्रिक्स को जो है सबसे पहले जो है क्ले जो होती है उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। एक ज़्यादातर बाउल में क्ले ली जाती है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है, फिर दोनों को अच्छी तरह मिक्स दिया जाता है। फिर उसे मोल्ड्स में बनाया जाता है। मोल्ड्स में बनाने का मतलब है उन्हें रेक्टेंगुलर शेप्स दिए जाते हैं। जब रेक्टेंगुलर शेप्स दिए जाते हैं तो फिर उन्हें सन में ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फाइनली उन्हें बेक किया जाता है ताकि वो जो है हार्ड हो जाए। किस में बेक किया जाता है? किल्न्स में। तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर। हमें सिर्फ सिंपली बताना है प्रोसीजर क्या है। मिक्स्ड क्ले इज मिक्स्ड विथ वाटर, और फिर इट इज़ प्लेस्ड इन मोल्ड्स, it is dried in sun, and lastly it is baked in kilns. Name 2 types of air pollution that might be produced by brickworks. अब यहाँ पे आपको बेसिकली उन गैसेस का नाम मेंशन करना है जो कि रिलीज़ होती हैं ब्रिक वर्क्स के दौरान। अब ब्रिक वर्क के दौरान सबसे ज़्यादा जो रिलीज़ होती हैं वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। अब ये एयर पॉल्यूशन कैसे करती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन कॉज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है कि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। स्टडी फोटोग्राफी डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय ब्रिक वर्क्स ऑन द पीपल एंड एनवायरनमेंट इन लोकल एरिया। अब आपको ये बताना है कि ब्रिक वर्क्स जो है उससे जो होती है पॉल्यूशन आई मीन उसका लोगों पे और एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे एसिड रेन होती है। एसिड रेन से क्या होता है? हमारे क्रॉप्स ख़राब होते हैं। उसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग मिलती है जिससे आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट करते हैं। उसके अलावा इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। अब उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान होता है वो हेल्थ के लिए हमारी अच्छी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, आई डिजीज़ होते हैं, और इन्वायरमेंट पे क्या होता है? क्रॉप्स ख़राब होते हैं जैसे हमने पढ़ा। उसके अलावा जो है लैंड ख़राब हो जाता है। लैंड क्यों ख़राब होता है? क्योंकि जो है वहाँ पे हीप्स बनानी होती हैं इसलिए। और तो और जो है हमारा जो क्वारी वहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है उसकी वजह से भी लैंड जो है वो ख़राब होता है। ये है इन्वायरमेंट पे लॉस। तो 4 मार्क्स का है, मैं 2 पॉइंट्स दोनों पे लिख देता हूँ। पीपल पे मैं लिख देता हूँ डिजीज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और दूसरा मैं लिख लेता हूँ स्किन इरिटेशंस। किससे होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से। एनवायरनमेंट पे क्या होता है? एसिड रेन, क्रॉप्स ख़राब होते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग। ये था हमारा पार्ट बी। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी जो है वो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा फुल मार्क्स
वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें बस आपको सिंपली ग्राफ को देख के वैल्यूज़ डालनी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन 2009। अब आपको जो है इसमें बताना है 2009 में प्रोडक्शन कितने मिलियन टन्स में थी। उसके लिए आपको अपने ग्राफ को स्टडी करना होगा। आपको स्केलिंग सबसे ज़्यादा आपको उस पर फोकस करना है। स्केलिंग एक दफ़ा आपने आइडिया लगा लिया कितनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 25 to 30 के बीच में मैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस गिनूँगा। तो ये हैं 10 बॉक्सेस और टोटल कितने हैं 5। 25 to 30 कितनी वैल्यू है 5। तो अब मैं 10 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो मेरा आंसर आएगा 2। यानी जितना एक जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2 पे। यानी मेरे 2 बढ़े तो 26 वैल्यू हो गई, फिर 2 बढ़े 27 वैल्यू हो गई। अब मेरे कहाँ पे, यहाँ पे, यानी वो है 6 नंबर पे। तो ये मेरा हो गया 28 मिलियन टन्स। इस तरह आपको स्केलिंग करके फिर निकालना होता है। तो मैं अब आंसर की में लिख देता हूँ 28 मिलियन टन्स। बाय हाउ मच डिड प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 2009। अब हाउ मच का मतलब है कि हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले 2000 की वैल्यू निकालनी होगी कि उसमें कितनी प्रोडक्शन थी। हम ग्राफ पे दोबारा जाते हैं। ग्राफ को अगर हम दोबारा स्टडी करें तो ये है 10 से 2 यूनिट्स पहले, यानी कि ये होगा 9, क्योंकि अभी हमने पढ़ी स्केलिंग जो थी वो एवरी 2 यूनिट्स पे थी। तो ये हो गई हमारी 9। हम प्रीवियसली 2009 निकाल चुके हैं, तो 28 माइनस 9 हो गई 19 मिलियन टन्स। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 19 मिलियन टन्स। नेम 2 रॉ मटेरियल्स में यूज टू मेक सीमेंट। सीमेंट के रॉ मटेरियल सिंपली बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लाइमस्टोन, एक जिप्सम। Give 3 reasons for the continuous process in cement manufacture from 2000 to 2009। अब आपको सिंपली वो इस ग्राफ में ये बताना है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी है फ्रॉम विन द ईयर्स 2000 एंड 2009। अब इसमें कोई भी जनरल रीजंस हो सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसकी वजह से। उसके अलावा अर्बनाइजेशन हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ, वो सिटीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा जो है सिटीज़ में बेहतर फैसिलिटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ 3 स्टेटमेंट्स लिख लेता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बेटर फैसिलिटीज़। तो ये हो गया हमारा पार्ट सी पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारा एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंडिंग द स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अब आपको सिंपली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताने हैं, लेकिन क्योंकि एक 6 मार्क क्वेश्चन है तो हम एक 6 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी रेफ़र करना होता है। आपको यहाँ सबसे पहले हम 3 एडवांटेज लिखेंगे और 3 डिसएडवांटेज, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ वेल डेवलप्ड स्टेटमेंट्स। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने एडवांटेजेस की तरफ। स्पोर्ट्स कोड इंडस्ट्री को बनाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। भाई देखो, कंट्री को ये फ़ायदा होगा कि कंट्री को जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे। उसके अलावा जो है कंट्री की इकॉनमी बेहतर होगी, स्पोर्ट्स गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाएंगे। उसके अलावा जो है लोगों के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ज़रिए रूरल अर्बन माइग्रेशन कम की जा सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। अब मैं आ जाता हूँ डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। डिसएडवांटेज ये होगा कि हमें पता है स्पोर्ट्स वर्ड इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए मशीनरी चाहिए होती है। अब उससे जो है हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसी नहीं है, इसलिए हम ख़रीद नहीं सकते, ये नुकसान होगा। जैसे अब यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल दे दें, रबर इन्वॉल्व होता है, उसका रॉ मटेरियल वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान को फॉरेन बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स पाकिस्तान पे इम्पोज किए जाते हैं। क्यों इम्पोज किए जाते हैं, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर है इसलिए। तो ये 2 रीज़न्स आ जाएंगे। उसके अलावा आप और भी रीज़न्स लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है,
काम करने के लिए, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। मैं सिंपली 3 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, आप उन्हें एलैबोरेट कर लीजिएगा। तो एडवांटेजेस में हमने क्या डिसाइड किए थे? हमने किए थे इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट, दूसरा था मोर एक्सपोर्ट्स बेटर इकॉनमी, इसके अलावा लेस रूरल अर्बन माइग्रेशन कॉटेज इंडस्ट्रीज स्लैश कॉटेज इंडस्ट्रीज। और मैं डिसएडवांटेजेस अपने लिख लेता हूँ। डिसएडवांटेजेस में आएगा कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स, machinery and raw materials, एग्जाम्पल दे देते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? रबर। इसके अलावा जो दूसरा डिसएडवांटेज है मेरा वो ये आ जाएगा कि ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड, उसकी वजह से इतनी अच्छी ट्रेड नहीं होती पाकिस्तान की, इम्पोज्ड ऑन कंट्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व इंडस्ट्रीज़ का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ़र्दर क्वेश्चंस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।